नमस्कार, मैं हूं फैजल फैजी और आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क। हम चुनावी हलचल के साथ हाजिर हैं। 4 राज्यों में चुनावी हलचल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को झारखंड पहुंचे, लेकिन झारखंड पहुंचने के पीछे का मकसद क्या था, देखिए ये रिपोर्ट। 4 राज्यों में जारी चुनावी हलचल से दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी 15 नवंबर को झारखंड पहुंचे। पीएम मोदी झारखंड में बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पहुंचकर कुछ और भी संदेश देने की कोशिश करते नजर आए। वैसे जनजातीय गौरव के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पहुंचने वाले मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सवाल है कि जब 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर और छत्तीसगढ़ की बची 70 सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव होना है, जहां 15 नवंबर को चुनाव प्रचार की आखिरी तारीख थी, तो फिर पीएम ने एमपी और छत्तीसगढ़ की जगह झारखंड को क्यों चुना? ऐसे में ये क्यों ना माना जाए कि पीएम मोदी झारखंड पहुंचकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के लोगों को साधने की कोशिश करते दिखे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की 47 तो छत्तीसगढ़ में इसी समुदाय की 29 सीटें आरक्षित हैं। झारखंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा आदिवासी कार्ड खेला। यह आदिवासी कार्ड क्या है, देखिए। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा आदिवासी कार्ड खेला है। बुधवार को झारखंड पहुंचे पीएम मोदी ने आदिवासियों के विकास के लिए पीएम जनमत अभियान का ऐलान किया है। बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की घोषणा करते हुए इसके फायदे बताए। साथ ही ये भी बताया कि इस योजना के माध्यम से सबसे पिछड़े आदिवासियों तक सरकार पहुंचने वाली है। फिर तो ये भी सवाल लाजमी हो जाता है कि केंद्र और कई राज्यों में पिछले कई वर्षों से भाजपा की सरकार होने के बावजूद आदिवासी समुदाय में वे कौन लोग हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश में अपने अंतिम चुनावी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में रोड शो किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने वहां हाजिर होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों की बारिश की। मध्य प्रदेश में मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंतिम चुनावी दौरे के तहत इंदौर में रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और मोदी मोदी के नारे लगाए। रोड शो में जगह जगह लोगों ने फूलों की बारिश कर पीएम मोदी का स्वागत किया। रोड शो से पहले मोदी ने कई चुनावी सभाओं को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। पर सवाल तो ये भी है कि क्या मध्य प्रदेश में लंबे समय से सत्ता में रहने वाली भाजपा ने किए गए अपने सारे वादे पूरे किए हैं? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। तोमर के बेटे से जुड़े कथित वीडियो के वायरल होते ही कांग्रेस भाजपा पर पूरी तरह से हमलावर दिख रही है। इसी के मद्देनजर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अब इसको लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि उनके बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने पहले ही इस तरह के झूठे वीडियो के सिलसिले में पुलिस जांच के लिए आवेदन दिया था। लेकिन सवाल तो यह भी है कि इतने बड़े आरोप के बावजूद ईडी और दूसरी जांच एजेंसियां अब कहां हैं? छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज का चुनाव 17 नवंबर को होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो चुका है। लेकिन इस बीच क्या मुद्दे रहे? बताया जा रहा है कि धान एक अहम मुद्दा रहा। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाने की भरपूर कोशिश की है। माना जा रहा है कि सुबह में चुनाव के मद्देनजर किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा। खासकर कांग्रेस ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को किसानों के इर्द गिर्द बनाए रखा। यही वजह रही कि धान और किसान के मुद्दे पर भाजपा को भी सामने आना पड़ा। लेकिन इस मामले में कांग्रेस 3200 रुपए प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीद का वादा कर भाजपा पर बाजी मारती दिखी, क्योंकि भाजपा ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीद का वादा किया था। ऐसे में अब ये देखना जरूरी होगा कि चुनावी नतीजे में इस तरह के मुद्दे के सहारे बाजी कौन सी पार्टी मारती है। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंत विश्व शर्मा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है और हिमंत विश्व शर्मा ने ईडी का नाम लेकर भूपेश बघेल को धमकाने की कोशिश की है। क्या कुछ मामला है, देखिए। भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने महादेव ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ईडी का नाम लेकर धमकाया है। हिमंत ने कहा है कि ईडी ने भूपेश बघेल को चुनाव लड़ने का समय दिया है, लेकिन चुनाव बाद वो फिर आएगी। ये ईडी की उदारता है कि उसने बघेल को चुनाव लड़ने का समय दिया। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि ईडी की कार्यप्रणाली के बारे में हिमंत को कैसे पता कि उसने भूपेश बघेल को चुनाव लड़ने का समय दिया और वो चुनाव बाद फिर आएगी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान से पहले मतदाताओं ने खामोशी की चादर तान ली है, लेकिन मतदाताओं के बीच कैसी चुनावी हलचल है अब तक समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान से पहले मतदाताओं ने खामोशी की चादर तान ली है। बुधवार यानी 15 नवंबर को चुनाव प्रचार का शोर भी थम गया है। अब उम्मीदवार डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने फिर सत्ता में वापसी कर किसानों के कर्ज की माफी की घोषणा कर 2018 जैसे चुनावी माहौल को अपने हक में फिर से जिंदा कर लिया है। हालांकि भाजपा ने भी कई चुनावी वादे किए हैं।
ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि छत्तीसगढ़ के मतदाता को किस पार्टी के वादे पर विश्वास होता है। बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है, जबकि पहले चरण में 7 नवंबर को 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। राजस्थान में कद्दावर कांग्रेसी नेता सचिन पायलट की अशोक गहलोत के साथ अदावत जग जाहिर है, लेकिन अशोक गहलोत से अदावत को दरकिनार करते हुए सचिन पायलट आगे बढ़ने की कोशिशों में मसरूफ है। लेकिन कैसे? राजस्थान के कद्दावर कांग्रेसी नेता सचिन पायलट की सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अदावत किसी से छुपी नहीं है, लेकिन चुनावी माहौल में वो इन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। सचिन पायलट ने साफ किया है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उस सलाह के सहारे, जिसमें उन्होंने कहा था कि माफ करो, भूल जाओ, आगे बढ़ो के मंत्र के साथ चुनावी मैदान में पूरी मुस्तैदी के साथ कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। उम्मीदवारों के चयन को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी फैसला लिया है वो उन्हें पूरी तरह से मंजूर है। तो क्या यह मान लिया जाए कि राजस्थान में कांग्रेस के लिए अब सब कुछ ऑल इज वेल है? वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ एक तस्वीर साझा की है। बताया जा रहा है कि चुनाव से 10 दिन पहले यह तस्वीर साझा करके एक मैसेज देने की कोशिश की अशोक गहलोत ने। देखिए ये रिपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक 10 दिन पहले एक तस्वीर साझा कर हर किसी का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है। दरअसल अशोक गहलोत ने एक बैठक की तस्वीर साझा की है, जिसमें सचिन पायलट उनके सामने बैठे हुए हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के और दूसरे नेता भी वहां मौजूद हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा कर गहलोत ने आपसी एकजुटता को दिखाते हुए एक तरह से जीत का दावा पेश किया है, जो कांग्रेस के लिए चुनाव से पहले अच्छी खबर है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस तरह की तस्वीर पहले क्यों नहीं साझा की गई, जिससे कांग्रेस को फायदा ही होता। तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक हो चुका है? राजस्थान में भाजपा को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भाजपा के एक मुस्लिम चेहरे अमीन पठान ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। यूनुस खान के बाद अमीन पठान दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है। राजस्थान भाजपा को जोर का झटका लगा है, क्योंकि पार्टी के बड़े मुस्लिम लीडर अमीन पठान ने वोटिंग से पहले भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। यूनुस खान के बाद भाजपा छोड़ने वाले अमीन पठान राजस्थान में दूसरे बड़े मुस्लिम चेहरा हैं। अमीन पठान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। अमीन पठान ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस मौके पर अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और अमित शाह राजस्थान आकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब जबकि अमीन पठान ने भी भाजपा छोड़ दी है, तो फिर भाजपा के पास इस बात का क्या जवाब होगा कि वो मुस्लिम नेताओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, जिस वजह से एक के बाद एक मुस्लिम नेता भाजपा छोड़ रहे हैं। तेलंगाना में जारी चुनावी हलचल के बीच असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। ये आरोप क्या है? देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना चुनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल रेवंत रेड्डी ने कहा था कि ओवैसी की शेरवानी के नीचे खाकी निक्कर है। इस पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए रेवंत रेड्डी को आरएसएस की कठपुतली बता दिया। ओवैसी रेड्डी पर आरोप लगाते रहे कि उनका बैकग्राउंड आरएसएस का रहा है, जिसके जवाब में रेड्डी ये तो स्वीकार करते हैं वो शुरुआती दौर में एबीवीपी से जरूर जुड़े हुए थे, लेकिन उनका संबंध कभी भी आरएसएस से नहीं रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इन दोनों नेताओं के बीच तेज हुई जुबानी जंग कहां जाकर रुकती है। तो आपने देखा हमारी यह खास पेशकश चुनाव से संबंधित चुनावी हलचल। लेकिन जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट किए जाते हैं, अगर आपने हमारे न्यूज चैनल TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।